Okay, good evening, students. I hope everyone's doing good. How are you all? Okay, fine. All right, fine. And well, very well. Your exams have begun. First unit test has begun in your school. फर्स्ट यूनिट टेस्ट स्टार्ट हुआ किसी का या कभी होने वाला है? कोई आइडिया? स्कूल हैज नॉट स्टार्टेड येट. वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर. अच्छा, ऑल राइट. ओके, सो ठीक है. Until your school starts, या ऑनलाइन ऑनलाइन की बात कर रही हूँ मैं. ऑनलाइन कभी है आपके एग्जाम्स? कोई कोई नोटिफिकेशन या सर्कुलर मिला है आपको? कोई नोटिस मिली है स्कूल से? नो, नॉट येट. अच्छा, ठीक है. ओके, चलो कोई बात नहीं. सो नाउ आई विल स्टार्ट शेयरिंग माई स्क्रीन. ओके, नॉट दैट टू. अच्छा, वो भी नहीं मिली है, कोई बात नहीं. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक जो हमने लास्ट टाइम देखा था. आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीबडी. यस, है ना? स्टार्टिंग ऑन 12 जुलाई. ओके, इतना लेट. चलो कोई बात नहीं. वी हैव बीन इन्फॉर्म दैट इट विल बी बिफोर गणपति वेकेशन. अच्छा, सो गणपति वेकेशन के पहले पहले रहेगा. चलो ये भी ठीक है. सो यू हैव इनफ टाइम. ऑल राइट. सो कमिंग टू योर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, हमने लास्ट टाइम, आप सभी को तो पता ही है, हमने चार अलग अलग इनके कॉन्ट्रीब्यूशन देखे थे. हमने चार अलग अलग साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशन देखे थे. डुवेनियर, न्यूलैंड, मेंडलीव्स और मोजलीस, जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का रिप्रेजेंटेशन रखा. उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये भी देखा था कि डोब्रेनियर ने अपने ट्रायड्स में कौन कौन सी चीज़ों को इन्वॉल्व किया है. तो हमने उनका ट्रायड वाला फॉर्मूला देखा था. आई थिंक ये पीपीटी आप सभी लोगों ने देखी है लास्ट टाइम. यस, नो? ये पीपीटी देखी है आप लोगों ने लास्ट टाइम? नहीं देखी? देखी कुछ तो बोलो. नो, नॉट सीन. नो. ओके, ऑल राइट. सो कमिंग हियर, डोब्रेनियर्स का ये जो ट्रायड का फॉर्मूला है, he arranged all the three elements in the triad form in the increasing order of their atomic mass. Okay, उनके एटॉमिक मास के हिसाब से उन्होंने ये अरेंजमेंट किया था, जिसमें उन्होंने क्या देखा, मिडिल एलिमेंट का जो मास है इज इक्वल टू एडिशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट एंड डिवाइडेड बाई इट्स मीन. ठीक है, एवरेज निकाला फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके तो मिडिल का मास आता है. तो इस तरह से उन्होंने अ, 3-4 सेट तक तो कर लिया, लेकिन 5वें सेट में वो फेल हो गए. ओके, तो डोबेनियर के बाद उनके बाद कौन आए? उनके बाद न्यूलैंड आए. ओके, न्यूलैंड जी ने भी 1866 में, वी आर जस्ट रिवाइजिंग क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम लोग मिल रहे हैं, सो जस्ट क्विक रिविजन कर रहे हैं. ओके, हाँ जी. सो हमने ये देखा कि डोब्रेनियर ने 1817 में ये सजेस्ट किया था ट्रायड की प्रॉपर्टी. ओके, उन्होंने ये थ्री एलिमेंट्स जो है इनका फॉर्मूला उन्होंने 1817 में दिया था, 1817 में. अब 1866 में कौन आए? न्यूलैंड आए. न्यूलैंड ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया. कोई बता सकता है न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था? कैन एनीवन टेल मी? हमने ये किया है, न्यूलैंड की जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है वो कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे? कोई बता सकता है? यस स्टूडेंट्स, एनीवन? जैसे डोब्रेनियर ने ट्रायड्स का इस्तेमाल किया, वैसे न्यूलैंड जी ने कौन से कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए? क्विकली.
वेरी गुड, म्यूजिकल नोट्स, वेरी गुड आर्यन। म्यूजिकल नोट्स, एक्सेलेंट। म्यूजिकल नोट्स का इस्तेमाल किया तो ये म्यूजिकल नोट्स सारे गामा के फॉर्म में भी थे और इंग्लिश म्यूजिकल नोट्स भी थे, दोनों को उन्होंने अरेंज किया और उस म्यूजिकल नोट्स के फॉर्म में उन्होंने ऑक्टेव्स का जो प्रोपोजिशन था वो रखा। ओके, उन्होंने ये देखा कि हर एथ एलिमेंट की जो क्वालिटी है वो सिमिलर है विद द फर्स्ट एलिमेंट। तो सा रे गामा पाधा नी सा, नी के बाद सा आने पे ये जो एथ एलिमेंट है इसकी और फर्स्ट एलिमेंट की जो क्वालिटीज है वो मैच हो रही थी, वो प्रॉपर्टीज एक दूसरे से सिमिलर बता रही थी। ठीक है, न्यूलैंड ने कंपैरिजन किया और ये एक लिमिट पे जाके, जैसे कि कोबाल्ट और निकल पे आके ये अटक गया, यहाँ पे उनका लॉ फेल हुआ। फिर उसके बाद उनका लॉ यहाँ जिरकोनियम पे भी फेल हुआ क्योंकि यहाँ पे उनके प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रहे थे। सो उसके बाद न्यूलैंड के बाद कौन आए, कौन बता सकता है न्यूलैंड के बाद कौन आए? एनीवन? न्यूलैंड के बाद किसने दिया? ये स्टूडेंट्स, किसी को पता नहीं है क्या हुआ, हमने क्लास में क्या किया था? नो वंस आंसरिंग। न्यूलैंड के बाद कौन आए? वेरी गुड, आर्यन ही आंसर कर रहे हैं आज तो। एक आर्यन को ही समझ में आया ऐसे लग रहा है मुझे, बाकी किसी को कुछ समझ नहीं आया। मेंडलीव, वेरी गुड आर्यन। मेंडलीव जी आए, उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया और उन्होंने पीरियोडिक टेबल का कभी निर्माण किया? 1872 में, 1872 में। ओके, इन्होंने एज अ बेस न्यूलैंड और डोब्रेनियस की स्टडीज को पढ़ा अच्छे से। ओके, 1869 से उन्होंने स्टार्ट किया और 72 में इनका पीरियोडिक टेबल का जो काम था या इनका प्रोजेक्ट था वो खत्म हो गया। ठीक है, इन्होंने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया वो भी एटॉमिक मास के बेसिस पे किया, पर यहाँ पे जब अरेंज करते हुए इन्होंने एक खास ख्याल रखा। ठीक है, इन्होंने कौन सी चीज़ों का ख्याल रखा? मास के साथ अरेंज करते हुए इन्होंने ये ख्याल रखा कि हर एक के मास बढ़ने चाहिए और उन जिनके मास बढ़े नहीं या जो एलिमेंट्स के मास प्रीवियस एलिमेंट्स या उनके कैलकुलेशन के साथ मैच नहीं हो रहे थे उन एलिमेंट्स के लिए उन्होंने एम्प्टी स्पेसेस रखी। ओके, न्यूलैंड और डोब्रेनियर ने क्या मिस्टेक की थी? उन्होंने एम्प्टी स्पेसेस नहीं छोड़ी थी नए एलिमेंट्स के लिए, उन्होंने अपने जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स थे उन्हीं को ऐड कर लिया था। पर मेंडलीव को कैलकुलेशन करते हुए पता चला कि कहीं ना कहीं यहाँ पे नए एलिमेंट्स आने वाले हैं या ये जो कैलकुलेशन है इसके साथ मैच होने वाले एलिमेंट्स आने वाले हैं, तो इन्होंने उनके लिए स्पेस छोड़ दी। ओके, या तो उन्होंने इसके लिए स्पेस छोड़ दी या तो उन्होंने वहां पे क्वेश्चन मार्क रखा। ओके, या तो उन्होंने वहां पे एक हाईलाइट करके पार्ट छोड़ दिया, क्वेश्चन मार्क रखा, स्पेस छोड़ी, या तो उन्होंने वहां पे हाईलाइट करके पार्ट को छोड़ दिया। तो उन्होंने, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, डैश रखा है, क्वेश्चन मार्क रखा है यहाँ पे, सो इफ यू कैन सी, तो इन्होंने उनके लिए स्पेस छोड़ी ताकि उनके सारे कैलकुलेशन मैच हो। और एक बात उन्होंने की, उन्होंने जितने सारे एलिमेंट्स थे उनको हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ग्रुप में डाल दिए। ओके, हाइड्राइड्स मतलब जो हाइड्रेट हो सकते हैं, ऑक्साइड्स मतलब जो ऑक्सीडेट हो सकते हैं जिसमें से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का निकाला जा सकता है। फिर उन्होंने ना ओनली हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स पे कॉन्सेंट्रेट किया, उन्होंने बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटीज पे भी कॉन्सेंट्रेट किया, मेल्टिंग पॉइंट्स किसका कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है। इसीलिए बाकी सबसे मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया। पर यहाँ पे एक फेलियर हो गया, दोबारा से इन्होंने एटॉमिक मासेस लिए, है ना। उन्होंने जो एलिमेंट्स थे उनके मासेस को कंसिडर किया, जो कि अभी भी ठीक नहीं था। तो उसके बाद मेंडलीव के बाद जो स्टडी करने के बाद जो नए साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम क्या है, जिन्होंने फाइनल पीरियोडिक टेबल को ये किया, रिप्रेजेंट किया, नाम क्या है उनका? जो लास्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल रिवाइज किया, कौन थे वो? एनीबडी?
एनी वन स्टूडेंट्स? क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? मैं पढ़ा रही हूँ, वो समझ आ रहा है? तो जवाब मिलना चाहिए। फिर who is the fourth scientist who has come forward? चौथे वैज्ञानिक, यस वेरी गुड ब्रिजेश, मोजली। ओके, मोजली का स्पेलिंग थोड़ा करेक्ट कीजिए। सो जो चौथे वैज्ञानिक जो आए थे, ओके, उनका नाम था मोजली। ओके, उनका पूरा नाम है हेनरी मोजली, और वो 1913 में उन्होंने इस पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया था। तो ये जो मोजली है, उन्होंने लास्ट पीरियोडिक टेबल दिया जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा, जिसे आज की तारीख में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। ओके, इन वैज्ञानिक ने क्या किया, एटॉमिक नंबर को बेस बनाया। बाकी सारे साइंटिस्ट ने एटॉमिक मास को बेस बनाया, इन्होंने क्या बोला, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ओके, ये थोड़ा सा गलत है, इट दे आर एटॉमिक पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर atomic weights. Okay, their atomic number. एक second, I'll just correct it right away. Numbers, ठीक है। तो इन्होंने ये बता दिया। जब भी इन्होंने ये बताया तो इसमें इन्होंने एटॉमिक नंबर को बेस रखा और इतना बड़ा पीरियोडिक टेबल दिया। हालांकि वो टाइम पे सारे 118 एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं थे, दोबारा से इन्होंने कुछ एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे स्पेस छोड़ी। ओके, अब एक और बात है, जब भी मेंडलीव ने ये पीरियोडिक टेबल का स्टडी किया था तो उनको पता था कौन से नए एलिमेंट्स आने वाले हैं, तो उन्होंने उस नए एलिमेंट्स का एका बोरॉन, एका सिलिकॉन, है ना, इस तरह से नाम देके उन्होंने एक एस्टिमेटेड जगह छोड़ दी थी जो आगे चल के एलिमेंट्स आए हैं फ्यूचर में। ठीक है, अब चलते हैं हम टेक्स्ट बुक पर हमारे। सो टेक्स्ट बुक पे हमने ये पार्ट जो था लास्ट किया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स भी देखे थे, यस और नो। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हमने ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था तो हमने ये देखा था कि पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होता है। ये सारे के सारे आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉल होते हैं, नीचे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों को मिला के एफ ब्लॉक होते हैं, और जो सेंटर में फॉल होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इतना सभी को क्लियर था स्टूडेंट्स? दिस वाज क्लियर विद एवरीबॉडी? क्या हमने वो पार्ट किया है ना? यस और नो, टेल मी यस और नो समथिंग। यूरेनियम के आइसोटोप्स किया है ना? ओके ओके, चलो। सो नाउ वी आर गोइंग टू अनदर पार्ट, पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इनके आउटर शेल में समा जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स ये अपने पास रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को पूरा का पूरा बैग दिया जाए चॉकलेट्स का, है ना, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए ऐसे, ओके, अगर आपको यहाँ पे मैं पूरा बैग देती हूँ, बैग फुल ऑफ चॉकलेट, ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा का पूरा बैग दिया है। फॉर ये देख लीजिए, इस तरह का बैग है आपका। ओके, सो आपके बैग के अंदर बहुत सारे चॉकलेट्स है। दिस इज योर बैग स्टूडेंट्स। थोड़ा बैग जैसे लग रहा है, उसको बैग ही समझ लीजिए। इसके अंदर बहुत सारे चॉकलेट्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ चॉकलेट, दिस इज अ चॉकलेट, दिस इज अ चॉकलेट, अगेन दीज आर द चॉकलेट्स। ये भी चॉकलेट है, ये भी चॉकलेट है, ठीक है। आपको मेरी ड्राइंग को क्रिटिसाइज नहीं करना है, आपको मेरी ड्राइंग को चॉकलेट समझ के पढ़ाई करनी है, ठीक है। इतना भी बुरा ड्राइंग नहीं है। चॉकलेट दिखाई दे रही है ना, इसमें लग रही है ना चॉकलेट है, कम से कम लग रही है, नहीं लग रही है? हाँ लग रही है, वेरी गुड। अच्छा,
सो इस बैग में से स्टूडेंट्स, अगर आपका हाथ आपको दिया जाए और आपको कहा जाए जितनी चाहिए उतनी चॉकलेट एक ही हाथ से उठाओ, तो आपके हाथ में जितनी चॉकलेट्स आएगी आप उतने चॉकलेट्स को उठा पाओगे, करेक्ट? जितनी आपके हाथ में समाती है उतने चॉकलेट्स को उठा पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके टोटल 200 चॉकलेट्स में से, पूरी बैग में 200 चॉकलेट्स है, उसमें से आपने उठा पाई है चॉकलेट ओनली 10, और से 10 to 15, करेक्ट? तो ये जो 10 to 15 है स्टूडेंट्स, ये आपके हाथ की कैपेसिटी है। ओके, क्या आपका हाथ पूरे 200 चॉकलेट उठा सकता है? नहीं, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उतनी चॉकलेट वो उठा पाएगा। यस और नो? बिल्कुल वैसा ही होता है आपके एटम के साथ या एलिमेंट के साथ। ओके, एलिमेंट का जो एटम होता है, ओके, उसका जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, शेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम शेल्स बोलते हैं। यस और नो? आपने ये 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। ये आपका न्यूट्रॉन होता है इसमें, और इसमें प्रोटॉन होता है। और आपके शेल्स में स्टूडेंट्स जो बाहरी दिखता है वो सारे के सारे आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यस और नो स्टूडेंट्स? शेल्स में ये सभी आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, हर एक शेल की कैपेसिटी होती है। अब हर एक शेल की कितनी कैपेसिटी हमें कैसे पता चलेगा, वो भी हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो ये अंदरूनी शेल है जो कि बिल्कुल आपके न्यूक्लियस के करीब है, उसे क्या बोलते हैं? के शेल। आपका बाहरी शेल है उसे क्या बोलते हैं? एल शेल। ओके, उसके बाद भी आपका जो शेल है बाहर, और एक शेल अगर यहाँ पे आ गया तो के एल के बाद क्या आता है अल्फाबेट में? एम शेल। अंडरस्टूड एवरीवन? ये स्ट्रक्चर सभी को समझ आया? के एल और एम, है ना? उसके बाद दूसरा शेल आएगा तो एन शेल, ओ शेल, पी शेल। ओके, पर वो हायर नॉलेज के लिए। फिलहाल हम इन 3 शेल पे काम करेंगे। अब आपकी के शेल की जो कैपेसिटी होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। आपकी के शेल के हाथ में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन समा पाते हैं, दैट इज इट्स कैपेसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी। एल शेल की जो कैपेसिटी होती है वो कैसी होती है? कैसे डिसाइड करोगे क्या होगी एल शेल की कैपेसिटी? कैन एनीवन टेल मी एल शेल की कैपेसिटी क्या होगी? एल शेल की कैपेसिटी होती है, वो होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की। अब ये 8 आया कहाँ से? अगर के की इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी होती है 2, तो एल की 8 कैसे हुई? एल की तो डबल होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए ना, कम से कम लॉजिकली बात करें तो ये मुझे 8 कैसे मिला स्टूडेंट्स? कोई बता सकता है? जिन्होंने 8th स्टैंडर्ड पढ़ा है बता सकते हो कैसे मिला ये 8? आई गेस सभी ने पढ़ा है 8th स्टैंडर्ड, यस और नो? ये आपका इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, अच्छे से देख लो, ये आपका एटम है। ओके, अब ये एटम के बाहर जो है ये शेल्स है। ये फर्स्ट शेल है, उसके बाद ये इसका सॉरी, ओके, तो ये इसका सेकंड शेल है स्टूडेंट्स, अज्यूम कर लो। कोई बता सकता है मुझे ये कैसे मिला स्टूडेंट्स? ये थर्ड शेल है इसका, और ये बीच में इसका एटम है। फर्स्ट शेल में 2 मिला तो सेकंड शेल में मुझे 8 कैसे मिला? क्या आप लोगों ने फॉर्मूला किया है 2n² वाला? याद है कुछ? 2n² याद है? नहीं याद है? टेल मी ऑनेस्टली स्टूडेंट्स, यू आर वेस्टिंग टाइम। से यस और नो सब टाइप करना है, गिन चुन के 10 लोग हैं, 10 से भी कम बच्चे हैं आज क्लास में। दिस इज योर फॉर्मूला। कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ये इस फॉर्मूला पे निर्भर करता है। ओके, एन का मतलब क्या होता है? एन कैन बी ऑफ 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसीलिए मुझे यहाँ पे 2 मिला। ये 2 कैसे मिला? 2
इंटू एन द होल स्क्वायर। ऑलवेज जब भी स्टार्ट होता है फर्स्ट शेल से तो n की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे मुझे n की वैल्यू 1 मिली है। 2 इंटू वन द होल स्क्वायर। अभी बताइए कितना आएगा? 2 इंटू वन इज इक्वल्स टू 2, राइट? इसलिए मुझे ये इनर मोस्ट शेल में 2 मिला। वैसे ही अगर आप इसको n को 2 बनाओगे, ओके, अगर आप 2 n स्क्वायर को 2 के साथ रिप्लेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 इंटू टू द होल स्क्वायर कितना होता है? 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 आया। उसके बाद थर्ड ऑर्बिट में कितने आने चाहिए इस फॉर्मूला से? आप लोग बताइए, थर्ड ऑर्बिट में कितने आने चाहिए? यस स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला अप्लाई करो। अब 1 हो गया ना, 1 का टर्न हो गया, 2 का टर्न हो गया। आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? n की वैल्यू को किसके साथ रिप्लेस करोगे? अब 3 डालोगे ना n की जगह पे। चलो 3 डाल के देखो कितना आता है। जल्दी चाहिए मुझे आप लोगों से आंसर। थर्ड ऑर्बिट में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स? नहीं पढ़ना है? सिक्स कैसे हुआ? सिक्स बच्चा धीरज, ट्राई तो अच्छा किया लेकिन सिक्स कैसे आया? यस, वेरी गुड मैत्रेय। देखिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब 2 की जगह पे हमने 3 को डाल दिया। सो 2 इंटू थ्री द होल स्क्वायर, करेक्ट। अब पहले 3 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो ये इसका मतलब क्या होता है? 2 इंटू थ्री कितना हुआ स्टूडेंट्स? 3 थ्री ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18। तो इस ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। गॉट इट एवरीवन? वेरी गुड मैत्रेय। धीरज नाइस ट्राई, बट आपको ये सॉल्व करना है इस तरह से, ओके। तो ये फॉर्मूला आपको दर्शाता है कि आइडियल उनकी कैपेसिटी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की, ओके। उनका जो शेल है उनका हाथ है, तो उनके हाथों में कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की, ठीक है। तो वैसे ही स्टूडेंट्स, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं होल्ड कर पाए, अगर या उनकी आइडियल कैपेसिटी से कम इलेक्ट्रॉन होल्ड करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना शुरू करते हैं या शेयर करना शुरू करते हैं, ठीक है। आइडियल कैपेसिटी से कम हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो हम उसे वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे? वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, कोई बता सकता है जिन्होंने 8th स्टैंडर्ड पढ़ा हो अच्छे से, जिन्होंने ध्यान देके पढ़ाई की हो? व्हाट इज वैलेंसी? किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कभी बोलते हैं, जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, यहाँ पे आपकी लिथियम की भी वैलेंसी 1 है। वैलेंसी किसे बोलते हैं? आइए हम ऑक्सीजन की देखते हैं। ऑक्सीजन की 6 है वैलेंसी। किसे बोलते हैं वैलेंसी? स्टूडेंट्स आंसर चाहिए मुझे, किसे बोलते हैं? लेकिन पावर ऑफ एलिमेंट्स, ओके, बट विच काइंड ऑफ पावर? कौन सी पावर होती है? कौन सी पावर होती है एलिमेंट्स की? आर्यन ने ट्राई अच्छा किया, लेकिन कौन सी पावर होती है एलिमेंट्स की? वैलेंसी का मतलब है स्टूडेंट्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी, ओके। जैसे कि ये अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को स्टेबल बनाने के लिए, यस, पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कौन सी पावर? जब इलेक्ट्रॉन्स, ये 6 जो इलेक्ट्रॉन्स है, अभी इसके आउटर मोस्ट सेकेंड ऑर्बिट की पावर कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की, राइट। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं, तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन किसी के साथ कंबाइन होकर अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को स्टेबल बनाएगा, ओके। या तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या किसी के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, या अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स को वो डोनेट कर सकता है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, वेरी गुड मैत्रेय, ओके। अब ऑक्सीजन के पास इतने 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये पूरे के पूरे 6 डोनेट नहीं करेगा। ये बोलेगा मेरे पास तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है, मैं क्यों डोनेट करूं? तो जिनके पास कम इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि हाइड्रोजन, इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, या बोलिए लिथियम,
या बोलिए आपका सोडियम, इनके पास कम इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऑक्सीजन कोशिश करेगा या आपका कार्बन जो है कोशिश करेगा कम इलेक्ट्रॉन वालों से इलेक्ट्रॉन्स को बोरो कर ले। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्यन के पास 2 गुलाब जामुन है, ओके, और मैत्रेय के पास आर्यन के पास 3 गुलाब जामुन है, मैत्रेय के पास 1 गुलाब जामुन है। ओके, अब मैत्रेय ने क्या कहा कि मेरे पास तो 1 ही गुलाब जामुन है, मुझे भी आर्यन जैसे गुलाब जामुन चाहिए, हम दोनों को इक्वल चाहिए। तो आर्यन क्या बोलेगा, मेरे पास तो 3 है, मैं क्यों 1 दूं, उससे अच्छा मैं मैत्रेय से एक और ले लेता हूँ, है ना। तो आर्यन के पास बहुत सारे गुलाब जामुन हो जाएंगे, है ना। सो दिस इज कॉल्ड, जहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है वो देंगे नहीं, वो कोशिश करेंगे किसी के साथ शेयर करने के लिए। ओके, तो आर्यन ये भी बोल सकता है कि चलो मैं अपना जो 1 गुलाब जामुन है मैं शेयर करूंगा, मैं पूरा का पूरा दूंगा नहीं, है ना। सो दिस इज कॉल्ड एज कंबाइनिंग, शेयरिंग और डोनेटिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसे हम बैलेंस ही बोलते हैं। अब हम जाते हैं हमारे टेक्स्ट बुक पे, आपको कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करते करते सब एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, ये आपका के शेल है, ये आपका एम शेल है, एन शेल है और ओ शेल है। यहाँ पे आपके आउटर मोस्ट शेल में ओके 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, देखिए फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल और फोर्थ शेल। फोर्थ शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है पोटेशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है, ओके। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है जितने इलेक्ट्रॉन्स की उनकी कैपेसिटी है वो रिप्रेजेंटेशन करना, तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अब अगर आप इस पीरियोडिक टेबल को देखोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको सब दिखेंगे। अगर आप हीलियम को देखोगे एग्जैक्टली 2 इलेक्ट्रॉन्स है, नियॉन को देखोगे बिल्कुल 2 और 8, जो हमने फॉर्मूला के साथ कंपेयर करे बिल्कुल वैसे ही है। आर्गन के पास 8 है अगेन, ओके, उसके बाद उस 18 के बाद 8 है, ओके। तो सारे के सारे इनके पास इवन नंबर है, किसी के पास भी ऑड नंबर नहीं है। तो ये सारे जो है ये आइडियल है, जैसे हमारे भी एक सुपर हीरोज होते हैं ना आइडियल, हम किसी किसी को एडमायर करते हैं। तो ये पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने नॉन मेटल्स है या जितने मेटल्स है ये सब नोबल गैसेस को एडमायर करेंगे, ओके। वो बोलेंगे कि हमारा जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है नोबल गैसेस की तरह स्टेबल हो, ओके। अब ये जो 8 है, 8 आपको सब जगह पे 8 दिख रहा है, ये 8 क्या है, ये सारे के सारे 8 को ऑक्टेट स्टेट बोला गया है। क्या बोला गया है, ऑक्टेट स्टेट, OCTATE, ऑक्टेट स्टेट, ओके। इनको बोला गया है स्टूडेंट्स ऑक्टेट स्टेट, ओके, ऑक्टेट स्टेट। ये जो ऑक्टेट स्टेट है स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स है, उनके इलेक्ट्रॉन सारे 8 नजर आएंगे, किसी का भी ऑड नंबर नजर नहीं आएगा। तो ये स्टेबल एलिमेंट्स बोले गए हैं। पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल इनको एडमायर करेगा ताकि उनको भी स्टेबल बनने का मौका मिले। एवरीवन फॉलोड? यहाँ तक सभी को क्लियर है स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन, ग्रेट। तो अभी हम आते हैं हमारे टेक्स्ट बुक पे। तो ये तो हमने शेल्स के बारे में पढ़ा, हमने एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा। सो एक बार टेक्स्ट बुक पे भी नजर डाल देते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिखा है यू विल फाइंड दैट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अभी वैलेंसी का मतलब जस्ट हमने देखा, आई होप तक वैलेंसी का कॉन्सेप्ट इज क्लियर। कोई पूछेगा नहीं मुझे वैलेंस क्या होता है, ओके। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट is different in these elements, however the number of shells is the same. You will also find that while going from left to right within a period, the atomic number increases by 1 at a time and number of valence electrons also increases by 1 at a time. Okay? उसके लिए मैं आपको periodic table पे लेके चलती हूँ। उन्होंने क्या बोला है, जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं इस तरफ, तो वैलेंस शेल का भी इलेक्ट्रॉन बढ़ता है और उनकी वैलेंसी भी एक एक करके बढ़ती है। तो इसकी पोटेशियम की वैलेंसी कितनी है, 1, कैल्शियम की देखते हैं 2, फिर उसके बाद स्कैंडियम की देखिए 2, उसके बाद टाइटेनियम की 2 है। अगर आप देखोगे धीरे धीरे करके जैसे आगे जाओगे उनकी वैलेंसी बढ़ती जाएगी। अगर आप ऊपर से नीचे भी जा रहे हो स्टूडेंट्स तो भी इनके
शेल्स बढ़ते जाएंगे। हाइड्रोजन के पास एक शेल है, लिथियम के पास 2, सोडियम के पास 3, पोटेशियम के पास 4। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है इधर स्टूडेंट्स, दैट द ओके, this is a new period shell. We can say that elements with same number of shells occupied by electrons belong to the same period. Okay, तो इसका मतलब ये है the elements in the second period, namely lithium, beryllium, boron, carbon, ये सारे के सारे जो है they all have 2 electrons in the shells K and L. अगर आप ये पूरा का पूरा पीरियड देखोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिथियम से स्टार्ट होके यहाँ तक, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो इनके पास सभी के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है। ओके, ये यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद अगर आप देखोगे द एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड, नेमली सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, हैव इलेक्ट्रॉन्स इन द 3 शेल्स। पीरियड 2 के पास 2 शेल्स है, पीरियड 3 के पास 3 शेल्स है। ओके, और उसको हम क्या बोलते हैं, के, एल और एम। ठीक है, उसके बाद जैसे नीचे जाएंगे स्टूडेंट्स, आपके शेल्स एक एक करके ऐड होते जाएंगे। सो राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स एंड कंफर्म द मेन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। Electrons are filled in the same shell while going along a period from left to right. And at the beginning of next period, a new electron shell starts filling up. The number of elements in the first 3 period is determined by the electronic capacity of the shell and the law of electron octet. Okay, तो उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे जो है आपका नोबल गैस एलिमेंट, या हम उसे इनर्ट गैस एलिमेंट्स बोलते हैं, ये इनके जितने भी प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स, ये सारी ऑक्टेट पे बेस्ड है। अगर आप इनके लास्ट में देखोगे, 2 के बाद जो नियॉन है उसका 8 है, आर्गन का भी 8 है, क्रिप्टन का 8 है, जीनॉन का 8 है, रेडॉन का भी लास्ट में 8 है। इन्होंने ऑक्टेट स्टेट बनाए रखा है। ठीक है, नाउ हियर आर द वैल्यूज। यहाँ पे हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया 2n², ये यहाँ पे अप्लाई होगा। ओके, तो आपका जो फॉर्मूला है 2n², देखिए दिस इज हियर। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी होगी, एल, एम और एन। सो ये इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। आई होप ये पार्ट सभी को क्लियर है। अभी समझा कि उनके हाथों की कैपेसिटी कैसे जानते हैं, पहला हाथ, दूसरा हाथ, तीसरा हाथ। अंडरस्टूड? ओके, ये जो शेल्स है ये इनके हाथ है। As per the electron holding capacity of shells, 2 elements are present in the first period and 8 elements in the second period. The third period also contains only 8 elements due to the law of electron octet. There are few more factors which control the filling of electrons in the subsequent periods, which will be considered in the next standards. जैसे आप higher standard में जाओगे, वैसे आपको N, O, P, Q, R ये सारे shells को पढ़ने का मौका मिलेगा। Right now आपके लिए K, L, M और N ही है। The chemical reactivity of element is determined by the number of valence electrons. कितने valence electrons है उसके ऊपर उसकी chemical reactivity determine करती है। Highly reactive है, less reactive है, not reactive है, ये सारी उसकी electronic configuration determine करती है। ठीक है? So the information on these points is obtained from the position of element in the periodic table. जैसे कि आपका ये periodic table में स्टूडेंट्स, आपका एलिमेंट, ओके, जैसे कि आपके periodic टेबल में आपका एलिमेंट मेटल में आया है या आपका नॉन मेटल में आया है या मेटलॉइड्स में आया है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी एलिमेंट की स्टेबिलिटी कितनी रहेगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक के सभी को क्लियर है। किसी को कोई डाउट है? आई एम मेकिंग इट वेरी वेरी सिंपल, है ना? ठीक है, इसके बाद आते हैं हम द इंफॉर्मेशन ऑन दीज पॉइंट्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, दैट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज प्रूव्ड यूजफुल फॉर द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। ओके, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अभी हम आएंगे प्योरली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक ट्रेंड्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम एक कंपैरिजन देख लेते हैं आपके 2 पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास है, ये चारों ने दिए हुए डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और इसके बाद है स्टूडेंट्स
आपके पास डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर आप गौर से देखोगे, टू बी वेरी स्पेसिफिक, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हैज 6 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स। आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स है। इनर्ट गैसेस वर नॉट इंक्लूडेड ड्यूरिंग मेंडलीव्स टाइम, पर यहाँ पे इनर्ट गैसेस को अच्छे से एक ग्रुप को सेपरेटली दिया गया है। अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे दीज आर ऑल योर इनर्ट गैसेस, यहाँ पे एक अच्छे से उनको एक ग्रुप दिया गया है, एक घर दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर नॉट सेपरेटेड, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन, ये देखिए ट्रांजिशन मेटल्स, उनको अच्छे से एक सेपरेट ग्रुप में प्लेस किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, एलिमेंट्स वर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। ओके, यहाँ पे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में काफ़ी सारी चीज़ें जो है हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, पर आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर कैन बी इजीली प्रेडिक्टेड, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसे कि आप पूरे क्लास में, ओके समझ लीजिए आपका क्लास है, आपकी क्लास को अगर आपके वेट के हिसाब पे तोला जाए, तो क्या आपको पता चलेगा किसके क्या क्वालिटीज़ है, किसके क्या क्वालिटीज़ नहीं है, किसका नाम कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट नहीं होता है ना। अगर आपकी क्लास को रोल नंबर वाइज कंपेयर किया गया, तो हमको नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स इजीली मिल सकते हैं, येस और नो, करेक्ट और नॉट करेक्ट? अगर आपकी क्लास में रोल नंबर दिया गया, तो आपको नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स पता चलेंगे, है ना। पर अगर आपकी क्लास में, आपकी क्लास को वेट वाइज, ओके सबके वेट वाइज आपको तोला गया, तो आपको पता चलेंगे कितने बॉयज़ कितने गर्ल्स हैं, उनका डेटा अच्छे से पता चल पाएगा। बस यही फ़र्क है। मेंडलीव ने वेट के ऊपर क्लासिफिकेशन किया, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रोल नंबर वाइज या उनके एटॉमिक नंबर वाइज उनका क्लासिफिकेशन किया। आई होप यहाँ तक कि सभी को क्लियर है। अगले 10 साल तक आपका ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भूलना नहीं चाहिए आप लोगों ने, ओके इतना दिमाग में फिक्स होना चाहिए अभी तो। चलो आते हैं हम अपने पी टेबल पे। तो अगर आप पी टेबल को देखोगे, बस यहाँ का इसका अरेंजमेंट बिल्कुल वैसा है, 1 2 3 4, ये सभी को रोल नंबर वाइज इसको अरेंज किया गया है। Now here we are starting with periodic trends. Periodic trends क्या बताते हैं? When the properties of elements in the period or a group of the modern periodic table are compared, certain regularity is observed in their variations. Okay? एक regular वो एक sequence follow करते हैं. It is called as periodic trends in modern periodic table. उसी को हम क्या बोलते हैं? Periodic trends. Periodic trends मतलब हर इंटरवल पे एक वेरिएशन दिखाई देता है, और वो वेरिएशन पूरे टेबल में स्टेबल है, कहीं पे भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है। दिस इज अ स्टैंडर्ड वी आर गोइंग टू कंसिडर द पीरियोडिक ट्रेंड्स ओनली 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, नेमली वैलेंसी, एटॉमिक साइज एंड मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स। तो हम लोग किसको कंपेयर करेंगे फिलहाल? वैलेंसी, उसकी एटॉमिक साइज, और मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स, इन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। वैलेंसी के बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था, ओके। इट इज़ अ डिटरमाइनिंग कैपेसिटी, जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में, ओके, या फिर वो उसको दे सकते हैं, या वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकते हैं, या किसी से ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर वैलेंसी। अब आते हैं हम नीचे स्टूडेंट्स, अगर आप इसका सिंबल देखें, K इज रिटन एज सिंबल ऑफ पोटेशियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखा जाता है, K, L, M और N शेल्स। वैलेंसी इसकी लास्ट में जो बाहरी शेल में जो है, वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी जैसे 1, ठीक है। तो ये तो था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलॉन्ग विथ वैलेंसी। सभी को समझा? एवरीवन अंडरस्टूड? अंडरस्टूड, नॉट अंडरस्टूड, बिल्कुल नहीं समझा, बिल्कुल क्लियर नहीं है, बहुत बोरिंग हो रहा है लेक्चर, बहुत ज़्यादा ही पीरियोडिक टेबल हो रहा है।
कुछ तो बोलो. यस, ओके. ठीक है. आई गिव यू वन एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू क्लोरीन. कोई मुझे बता सकता है इसकी वैलेंसी कितनी है? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन? कम ऑन स्टूडेंट्स, बी अ स्पोर्ट. किती आहे क्लोरीनची वॅलेन्सी? कोणी सांगू नये, कोणालाच नाही माहिती वॅलेन्सी काय आहे. आता जस्ट आपण रिवाइज केलं, आताच आपण शिकलोय वॅलेन्सीचा अर्थ काय. क्लोरीनची वॅलेन्सी सांगायची तुम्हाला. इकडे इकडे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑलरेडी दिलेलं आहे. क्लोरीनची वॅलेन्सी किती आहे? जोपर्यंत क्लोरीनची वॅलेन्सी सांगणार नाही तो 1. कसं काय 1? धीरज, बरं मला सोडियमची वॅलेन्सी सांगा किती आहे. ते तर आर्यन तुम्ही मला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सांगितले. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नकोय मला, त्याची वॅलेन्सी पाहिजे. आपण शिकलो ना इकडे वॅलेन्सीचा अर्थ काय. इथे आपण पाहिलं ना. कुठे गेला तो बोर्ड, व्हाईट बोर्ड कुठे? वॅलेन्सीचा अर्थ पाहिला ना आपण. आउटरमोस्ट शेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स बसतात त्याला आपण वॅलेन्सी म्हणतो ना. आउटरमोस्ट शेल मध्ये पाहिलं की नाही पाहिलं आपण? तर क्लोरीनच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स बसत आहेत? 7 ना, 7 ना. तर 7 त्याची वॅलेन्सी आहे. जसं सोडियमची वॅलेन्सी किती आहे? 1 आहे. आउटरमोस्ट शेल मध्ये एकच इलेक्ट्रॉन आहे. पोटॅशियमची 1 आहे. आउटरमोस्ट शेल मध्ये एकच इलेक्ट्रॉन्स आहे. बरोबर स्टुडंट्स, यू आर नॉट पेइंग अटेन्शन. ओके, तर ह्याचा अर्थ ही वॅलेन्सी आहे. वॅलेन्सीच्या नंतर आपण पाहणार आहोत ॲटॉमिक साईज. आता ॲटॉमिक साईज वी हॅव सीन इन द प्रिव्हियस स्टँडर्ड दॅट साईज व्हॉल्यूम इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मॅटर. ओके, प्रत्येकाची साईज आणि व्हॉल्यूम वेगवेगळी असते. द साईज ऑफ अन ॲटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस. आता रेडियस कसं कळणार आपल्याला? रेडियस काय आहे ॲटमचं? कोणी सांगू शकतं रेडियस काय आहे ॲटमचं? कुठल्याही ॲटमचा रेडियस कसा मेजर केला जातो? प्रत्येक ॲटमचा वेगवेगळा रेडियस असतो. फॉर एक्झाम्पल जर का मी हायड्रोजनचा रेडियस घेणार. ओके, दिस इज माय हायड्रोजनचा ॲटम. हा हायड्रोजन आहे, ह्याचा हा न्यूक्लियस आहे आणि बाहेर एक त्याची शेल आहे. हायड्रोजनची वॅलेन्सी किती आहे? एकच आहे. एक आहे आउटरमोस्ट ऑर्बिट. तर ह्याचा जर का मला रेडियस काढायचं असेल तर सेंटर पासून ते आउटरमोस्ट शेल. यामध्ये आपल्याला जर का आपल्याला सोडियमचं काढायचं असेल तर आपल्या सेंटर पासून ते जेवढे शेल्स येतील त्याच्यामध्ये. ओके, तर सेंटर पासून त्याच्यात आउटरमोस्ट शेल कुठला आहे? हा आहे. तर ही ह्याची रेडियस आहे. ओके, नंबर ऑफ सर्कल्स करेक्ट विजेश, पण फक्त नंबर ऑफ सर्कल्स नाही. ओके, तुमच्या सेंटर पासून तुमच्या न्यूक्लियस पासून ते आउटरमोस्ट ऑर्बिट पर्यंत किती अंतर आहे ते त्याचं रेडियस असणार. ओके, तर जेवढे रेडियस, जेवढे त्यांचे सर्कल्स किंवा जेवढे त्यांचे शेल्स, ह्याला सर्कल्स नाही म्हणत, ह्याला आपण शेल म्हणतो. ठीक आहे, जेवढे आपले शेल्स वाढत जातील तेवढा त्याचा रेडियस वाढत जाईल. सगळ्यांना कळालेलं आहे रेडियस काय असतं? ॲटॉमिक रेडियस. बरं, atomic radius is expressed in unit picometer. Okay, so atomic radius is a distance between the nucleus of the atom and its outermost shell, आणि त्याचं युनिट काय आहे? पिक्टोमीटर, pm, which is smaller than nanometer. नॅनोमीटर पेक्षा पण स्मॉलर आहे. ओके, सो 1 पिक्टोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 meters. एवढा छोटा आहे. हाऊ टू मेजर? वी आर गोइंग टू मेजर दिस विथ इलेक्ट्रॉनिक मायक्रोस्कोप. ओके, इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप असतो, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप असतो, त्याच्यामध्ये हे मेजर केलं जातं. खूपच बारीक असतात, आपल्याला नेकेड आईजने दिसणार नाही. सम ऑफ द एलिमेंट्स अँड देअर ॲटॉमिक रेडियस आज गिवन बिलो. ऑक्सिजनचं ॲटॉमिक रेडियस किती आहे? 66 पिक्टोमीटर. बोरॉनचं किती आहे? 88. कार्बनचं 77. ओके, याप्रमाणे तुम्हाला इकडे सगळ्यांचे
ॲटॉमिक साईजेस दिलेत, ॲटॉमिक रेडियस दिलेत. एवढं क्लिअर आहे सगळ्यांना? ऑल राईट. कोणाला काही शंका आहेत पर्यंत आपण इथे स्टॉप करूया, हा पार्ट कम्प्लीट करू. ओके, बरं. You will find that atomic radius goes on decreasing while going from left to right within a period. ओके, आता आपण पिरियड मध्ये लेफ्ट टू राईट जाऊया. हा आपला लेफ्ट आहे आणि इथून आपण राईटला गेलो तर आपलं जे एटॉमिक रेडियस आहे ते डिक्रीज होत जात आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. ओके, ते म्हणतात आपण लेफ्ट टू राईट जातोय तर आपले एटॉमिक रेडियस आहे ते डिक्रीज होत जात आहे. ओके, तर लेफ्ट टू राईट मध्ये जाताना आपल्याला डिक्रीज होतात. त्याच्यानंतर दुसरं काय बोलले ते, the reason behind this is as follows: while going from left to right within a period, the atomic number increases one by one. ओके, रिझन काय आहे आपण इकडे पाहिलंय, जसं आपण लेफ्ट टू राईट जातोय एक एक एटॉमिक नंबर वाढत चाललाय, बरोबर. आधी 1 होता, त्याच्यानंतर 2 झाला, त्याच्यानंतर 4 झाला, त्याच्यानंतर 6 झाला. आउटर मोस्ट ऑर्बिट मध्ये लास्ट मध्ये बघताय तुम्ही एक एक नंबर वाढतोय. आता इकडे त्याचा अर्थ काय आहे, द रिझन बिहाइंड दिस इज while going from left to right within a period, the atomic number increases by 1, meaning the positive charge on the nucleus increases by 1 unit at a time. त्यामुळे काय होतं, द ॲडिशनल इलेक्ट्रॉन जे ऍड होत आहेत, ओके, टू द आउटरमोस्ट शेल, ड्यू टू द increased nuclear charge, the electrons are pulled towards the nucleus to a greater extent and thereby the size of atom decreases. ओके, जेवढे नंबर बाहेर ऍड होणार स्टुडंट्स, जेवढे शेल्स ऍड होणार तेवढ्या न्यूक्लियस वरती प्रेशर वाढेल आणि न्यूक्लियस त्या शेल्सना स्वतःकडे खेचायचा प्रयत्न करेल. ओके, त्यामुळे काय होणार, ते कॉम्पॅक्ट होणार स्ट्रक्चर. कॉम्पॅक्ट झाल्यामुळे त्यांचा जो साईज आहे ती कमी होणार. ओके, सम एलिमेंट्स अँड देअर ॲटॉमिक रेडियाय आर ऑल्सो गिवन ओव्हर हिअर. तुमचं पोटॅशियमचं 231, जर का तुम्ही याला ऑक्सिजन बरोबर कम्पेअर कराल, तुम्ही पाहाल की ऑक्सिजनचं 66 आहे आणि इकडे पोटॅशियमचं 231. ओके, नाउ this is the arrangement of the above tables. You will find that while going down into a group, atomic size goes on increasing. जर तुम्ही लेफ्ट टू राईट गेले तुमची ॲटॉमिक साईज कमी होते, पण तुम्ही टॉप टू बॉटम जाणार तर तुमची ॲटॉमिक साईज इन्क्रीज होते, एक एक शेल वाढत जातो. सगळ्यांना कळालं एवढं? इथपर्यंत कोणाला काही शंका आहे? एवढं क्लिअर आहे सगळ्यांना? बरं, त्याच्यानंतर दिस इज बिकॉज while going down a group a new shell is added, therefore the distance between the outermost electrons and the nucleus goes on increasing. As a result of this, atomic size increases in spite of increase in nuclear charge. आता या दोन सेंटेन्सेसचा अर्थ काय, पिरियड आणि ग्रुपमध्ये काय फरक सांगितला आहे? ओके, पिरियड आणि ग्रुपमध्ये हा फरक सांगितलाय स्टुडंट्स. तुमच्या पिरियडमध्ये जेव्हा तुमचे लेफ्ट टू राईट तुम्ही मूव्ह होतात, ठीक आहे, लेफ्ट पासून ते राईट मूव्ह होतात, तर तुमची शेल्स तेवढेच असतात. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला इकडे 2 शेल आहेत लेफ्ट मध्ये, ओके, तर राईट मध्ये पण तुमचे 2 शेल्स आहेत, बरं का. त्याच्यानंतर तुमच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये इकडे 1 आहे, तर इकडे आउटरमोस्ट शेल मध्ये राईट मध्ये 2 आहेत. ओके, पण शेल्स तेवढेच आहेत. हे तुमचं पिरियड बद्दल झालं. पण तुमच्या ग्रुप बद्दल काय आहे? तुमच्या ग्रुप बद्दल, बरं, ग्रुपमध्ये काय होतं, ग्रुपमध्ये तुमचे शेल्स सुद्धा वाढत जातात. ओके, जसं तुमच्या आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये 2 शेल्स आहेत, तर आता 3 शेल्स होतील, 3 नंतर 4 होतील. त्यामुळे काय होणार, तुमचं इकडे ॲटॉमिक साईज वाढेल, इकडे ॲटॉमिक साईज नाही वाढणार. इलेक्ट्रॉन्स ऍड झाल्यामुळे ॲटॉमिक साईज नाही वाढत, शेल्स ऍड झाल्यामुळे ॲटॉमिक साईज वाढते. एवढं सगळ्यांना क्लिअर आहे स्टुडंट्स? इकडे कोणाला काहीही डाऊट आहे का? अंडरस्टूड, नॉट अंडरस्टूड, इझी टू अंडरस्टँड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड, ब्लँक, इन हॉलिडे मूड, वीकेंड मूड? ओके, सो वी विल स्टॉप हिअर टुडे. नेक्स्ट टाइम आपण नॉन मेटॅलिक आणि मेटॅलिक कॅरेक्टर्स करू. ओके, एवढं सगळ्यांना क्लिअर झालेलं आहे ना? बरं, वी कॅन स्टॉप हिअर स्टुडंट्स.
If you have doubts, start posting in a chat box. Okay then, fine. Bye everyone. Have a good weekend.